यूट्यूब चैनल शॉर्ट वाईफाई स्टडी में स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको चौहान वंश स्टार्ट करवा रखा है। चौहान में जालोर के चौहानों का जो पोर्शन आता है वो पोर्शन क्लियर करोगे। जालोर चौहानों का जो था वो क्लियर हो चुका है। आज अपने पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के चौहान, जिसमें पहली बात आती है रणथंभौर के चौहान। इसी रणथंभौर दुर्ग को बोला जाता है बख्तरबंद दुर्ग। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किस दुर्ग को बख्तरबंद बोला गया है, तो इसी दुर्ग को बख्तरबंद बोला गया है। ठीक है। और एक और आपने को यहाँ बात करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात है अजमेर और यहाँ गजनी अफगानिस्तान। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ का एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, जो बहुत फेमस आदमी, आपने नाम सुना होगा। ये मोहम्मद गोरी अजमेर में था। पृथ्वीराज चौहान, जिसकी अपने आगे भी बात करेंगे अजमेर के चौहान में, इसका नाम है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। बात आती है तराइन की। तराइन के अंदर 1191 की बात है तराइन में, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध भी बोला जाता है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध होता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर तराइन पड़ता है हरियाणा के अंदर। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इसमें पहले प्रथम तराइन युद्ध के अंदर जीत होती है पृथ्वीराज की, और यहाँ इनकी होती है हार। सेकंड बार बात आती है 1192 की। वही जगह तराइन, वहां मोहम्मद गोरी और इस पृथ्वीराज चौहान के बीच वापस से युद्ध होता है। ये युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर तराइन के अंदर होता है, इसलिए इसी को तराइन का सेकंड युद्ध बोला जाता है। कभी कभी सन पूछ लिया जाता है कि तराइन का युद्ध, सेकंड तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1192 के अंदर हुआ था। इसके अंदर इसकी जीत हो जाती है, इसकी हार होती है। इसी पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र हुआ। ये पृथ्वीराज चौहान अजमेर का है, आपको भी मैंने बताया है। ये जीत जाता है मोहम्मद गोरी। तो ये जो अजमेर वाला हिस्सा आता है, इस अजमेर वाले हिस्से को मोहम्मद गोरी ले जाता है, और मोहम्मद गोरी का जो गुलाम हुआ उसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इस मोहम्मद गोरी का गुलाम, जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अजमेर वाला हिस्सा इस कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला जाता है। और इस पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है गोविंदराज चौहान। ये गोविंदराज चौहान इसका पुत्र है। इसको जब पता चलता है कि ये जो अजमेर का हिस्सा था ये पहले हमारे पास ही हुआ करता था, तो ये गोविंदराज चौहान इससे करता है रिक्वेस्ट, इसको टैक्स वगैरह दे के, टैक्स देकर अजमेर का हिस्सा कुछ आप ले लेता है। अजमेर का पूरा हिस्सा गोविंदराज चौहान के पास चला जाता है। और ये गोविंदराज चौहान के पास जाने के बाद जब इसका एक भाई हुआ जिसका नाम है
हरराज चौहान। ये हरराज चौहान इससे युद्ध करता है गोविंदराज चौहान से, अपने भतीजे से। ये दोनों युद्ध करते हैं जिसमें गोविंदराज की होती है हार, जिस कारण गोविंदराज वहां से निकल पड़ता है। निकलने के बाद वो आता है रणथंभौर। बात करेंगे रणथंभौर की। दोबारा से अपने इस चीज के बारे में देख लेते हैं एक बार। रणथंभौर के चौहानों के बारे में आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात आती है अजमेर और दूसरी गजनी। गजनी का एक शासक था, गजनी का एक महान हस्ती थी, मोहम्मद गोरी जिसका नाम था, और अजमेर में था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इन दोनों के बीच 1191 के अंदर युद्ध होता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी चाहता है कि अजमेर का हिस्सा मैं ले लूं, इसलिए इन दोनों के बीच युद्ध होता है और ये तराइन के अंदर होता है, इसलिए इसी युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध बोला जाता है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है, ये मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है और बाद में मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है। मोहम्मद गोरी इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इस टाइम इनके पीछा नहीं करता, इनका पीछा, और इनको वापस जाने देता है। तभी दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, इसलिए ये कहा जाता है। फिर 1192 की बात आती है, तराइन का सेकंड युद्ध कहते हैं, तराइन में हुआ था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसमें उनकी हार होती है, इनकी जीत होती है। जो ये अजमेर का हिस्सा वो मोहम्मद गोरी के पास चला जाता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ये अजमेर का हिस्सा चला जाता है। फिर पृथ्वीराज चौहान का पुत्र हुआ गोविंदराज चौहान। ये गोविंदराज चौहान टैक्स वगैरह दे के ये अजमेर का हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक से ले लेता है, लेकिन ये बात जब पृथ्वीराज चौहान के भाई श्री हरराज चौहान को पता चलता है, तो दोनों के बीच युद्ध होता है, भतीजे और चाचा के बीच युद्ध होता है। उसके बाद ये वाला हिस्सा अजमेर हरराज के पास चला जाता है और गोविंदराज को वहां से निकाल दिया जाता है। गोविंदराज यहाँ से आता है रणथंभौर के अंदर और चौहान रणथंभौर के चौहानों की रचना करता है। आगे अपने पढ़ेंगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है 1194 की। 1194 में रणथंभौर के चौहानों की संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज का पुत्र। गोविंदराज चौहान जिसने रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की थी। ये बात अपने को याद रखनी है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बात याद रखनी है, किसने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आती है हमीरदेव चौहान, इंपोर्टेंट है। जिस प्रकार कानड़देव चौहान जालोर के चौहानों में प्रतापी हुआ, उसी प्रकार हमीरदेव चौहान भी रणथंभौर के चौहान में प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक हुआ। इस बारे में एक दो बातें बता देता हूं। पहली बात, इन्हें हमीर हट कहा जाता है। दूसरी बात, इनके पिता थे जिनका नाम जेतर सिंह था, और ये जेतर सिंह का जो कार्यकाल था वो 32 वर्ष था। ये कार्यकाल 32 वर्ष होने के कारण इन हमीरदेव चौहान ने यहाँ 32
खंभों की छतरी बनवाई है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग के अंदर है? रणथंभौर के अंदर है। दूसरी बात, इसी दुर्ग को 72 बंद दुर्ग कहा जाता है। हमीरदेव चौहान के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके टाइम इन्होंने कोटिय यज्ञ बहुत किए। देखो 1194 के अंदर चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज चौहान। इनके टाइम कौटिन्य युग बहुत हुए। दूसरी बात, हमीर हट कहा जाता है इनको। इनके पिता का नाम जेतर सिंह। 32 वर्ष कार्यकाल, इसलिए इन्होंने यहाँ 32 खंभों की छतरी बनवाई। बात आती है 1291 ईस्वी की। इनके टाइम, हमीरदेव चौहान के टाइम, दिल्ली सल्तनत के 2 शासक समकालीन थे। मतलब एक तो था जलालुद्दीन खिलजी, एक था अलाउद्दीन खिलजी। पहले बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। 1191 की बात है। हमीरदेव चौहान के सामने 1291 में जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है जेके, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये जब आक्रमण करता है तो बीच में, जैसे ये रणथंभौर है, यहाँ बीच में कोई जहीन नाम का कोई दुर्ग पड़ता है। जब ये युद्ध करता है तो ये पहले यहाँ पहुंचता है और ये इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। इसीलिए इस युद्ध को क्या बोला जाता है? जहीन का युद्ध। कब हुआ था? यह 1291 के अंदर। रणथंभौर, जब जेके रणथंभौर पर आक्रमण करता है तब बीच में जहीन दुर्ग पड़ता है। ये जहीन दुर्ग पड़ता है जिस पर ये अधिकार कर लेता है। इसी कारण इस युद्ध को जहीन युद्ध बोला जाता है। 1291 के अंदर ये युद्ध होता है। फिर रणथंभौर में जेके जाता है, लेकिन हमीरदेव चौहान इनको हरा देता है। ये 2 बार इस रणथंभौर पर आक्रमण करता है, लेकिन दोनों बार हार होती है जलालुद्दीन की। 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन दोनों बार हार होती है किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। फिर बात करते हैं इन हार के कारण, मतलब ये जलालुद्दीन खिलजी हारता है कितनी बार? 2 बार। तो इसी कारण ये एक बात बोलता है, कथन है इसका। वो कथन है कि ऐसे 10 किले मैं मुसलमान के एक बाल के समान नहीं समझता। ये कथन बोला है जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने कथन बोला था कि जब ये रणथंभौर दुर्ग को नहीं प्राप्त कर पाता है 2 बार युद्ध करने के बावजूद, इसलिए बोलता है ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के समान नहीं समझता। ये बात क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना, ये चीज पूछी गई है। उसके बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट
अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे अब। दिल्ली सल्तनत की पहले थोड़ी सी बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर पहला आता है गुलाम वंश। इस गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहता है वो 1206 से 1290 के अंदर तक का रहता है। फिर आता है खिलजी के अंदर 1290 से 1320 तक, 1290 से 1296 तक रहता है जेके का। ठीक है, उसके बाद एक के की बात करते हैं 1296 से 1316 तक। ये बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की। अब अपने अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। ये ध्यान रख लेना, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1316 तक। अब बात करते हैं, बात आती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले कल भी थोड़ा बताया था इसके बारे में। ये था एक का दरबार, मान लिया तो एक के पास एक मंगोल का कोई शासक हुआ जिसका नाम है महमूद शाह। मंगोल का हुआ महमूद। ये महमूद शाह जो यहाँ अकबर के दरबार में बैठता था, इसकी जो बेगम थी, जिसके मराठा बेगम बोला जाता है, मराठा बेगम, और इसका सही नाम इस बेगम का था चिमना बेगम। इस महमूद शाह को इसके साथ हो जाता है प्रेम। इस प्रेम के कारण ये महमूद शाह इसको कहता है कि अपने प्यार हो गया, अपने शादी कर लेते हैं। इसलिए ये महमूद शाह इसके साथ शादी करना चाहता है। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तो ये यहाँ से भाग जाता है। ये भागते भागते आता है कहाँ, रणथंभौर के चौहानों का होता है कौन, मीरदेव चौहान के पास आता है। शरण लेता है किसकी, मीरदेव चौहान। इस हमीरदेव चौहान के पास ये जब आता है तब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है तब होता है इन दोनों के बीच युद्ध। क्योंकि जब ये इसका विरोधी हुआ तो इसको जब इसने शरण दी तो इसको बुरा लगा, तो ये इसके साथ युद्ध करने आता है। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है 3rd ग्रेड के अंदर कि मंगोल के कौन से शासक को हमीरदेव चौहान ने शरण दी, तो इसका राइट आंसर है महमूद शाह। ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर बात करते हैं आगे, इन दोनों के बीच फिर युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच। सन की बात करें तो 1299 ईस्वी की बात है। यहाँ दिल्ली का था एक के दो सेनापति हुए। एक का नाम उल्गू, पहले भी बात हुई है इसकी, उल्गू खां। दूसरे का नाम है नुसरत खां। ये दोनों यहाँ सेनापति थे। इधर बात करें तो हमीरदेव चौहान, इस हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे। एक का नाम था धर्म सिंह
एक का नाम धर्म सिंह, दूसरे का नाम भीम सिंह। ये दो सेनापति हुए, इन दोनों के बीच युद्ध होता है। तो दोनों के बीच आक्रमण होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापतियों में से एक की हत्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं हमीरदेव चौहान के सेनापति या सेना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सेनापति की, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से सेनापति की हमीरदेव चौहान के युद्ध के समय 1299 के अंदर हत्या हुई थी। तो वो था नुसरत खां। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नुसरत खां। और फिर ये इधर होता है धर्म सिंह और भीम सिंह। इनमें से जब इसकी हत्या होती है तो धर्म सिंह वापस लौट आता है और भीम सिंह अकेला इनके साथ लड़ रहा होता है। तब इस भीम सिंह की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? एक एक की सेना के द्वारा। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि किन दो सेनापतियों का इस 1299 वाले युद्ध में, इस युद्ध को इस युद्ध को हिंदू वाटिका युद्ध बोला जाता है। हिंदू वाटिका युद्ध, क्योंकि स्थान जहां युद्ध होता है वो हिंदू वाटी है। इस भीम सिंह की हत्या हो जाती है। इस धर्म सिंह जो सेनापति होता है, जब ये वापस लौटता है तो इसको पता चलता है कि इसकी हत्या हो गई है। तो ये हमीरदेव चौहान इस धर्म सिंह को मंत्री पद से हटा देता है और इसका भतीजा था भोज, उनको मंत्री बना देता है। और ये भोज मंत्री बन जाता है। उसके बाद धर्म सिंह फिर चापलूसी करता है, आगे पीछे कर के वापस धर्म सिंह मंत्री बन जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये भोज को बात पता चलती है कि वापस धर्म सिंह को मंत्री बना दिया गया है और मेरे को हटा दिया गया है, तो ये भोज सिंह इस एकी के साथ मिल जाता है और इस अलाउद्दीन खिलजी को वापस इस हमीरदेव चौहान के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। आगे वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1301 ईस्वी की बात है। इधर होता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर, इधर होता है हमीरदेव चौहान। इसके दो सेनापति हुए जिनका नाम है रणमल और रत्तीपाल। ये दो सेनापति थे इनके, हमीरदेव। इसकी पत्नी का नाम था रंग देवी, जिसका भी जिक्र होने वाला है थोड़ा। ये दोनों, ये अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों को देता है थोड़ा लालच। वही इसका तरीका होता है। ये ऐसा बंदा है जो लालच दे दुआ के कुछ ना कुछ अपनी साइड ले लेता है। लालच देता है तो ये इसके साइड मिल जाते हैं और ये हमीरदेव चौहान अकेला रह जाता है। फिर ये केसरिया धारण कर लेता है और इसकी सेना के सामने युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये जब मरता है तो इसके पीछे इसकी पत्नी रंग देवी भी जौहर के रूप में मर जाती है। और उसके बाद ये होता है राजस्थान का प्रथम शाका। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। प्रथम शाका 1301 और रणथंभौर, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है रणथंभौर रणथंभौर रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 रणथंभौर में हुआ था। नेतृत्व किसका था? इन दोनों का था। इसने किया था जोर, इसने किया था केसरिया। इन दोनों को मिलाकर होता है शाखा।
तो ये था इन दोनों की कहानी। उसके बाद बात आती है राजस्थान का, एक यहीं लिख के बता देता हूँ। राजस्थान का जल जोहर भी प्रथम यही हुआ है। राजस्थान का फर्स्ट जल जोहर था वो कहाँ हुआ? वो यहीं हुआ। इस हमीरदेव चौहान की बहन थी, जिसका नाम अभी मुझे थोड़ा पता नहीं, इसकी बहन हमीरदेव चौहान की बहन थी। उस बहन ने ये राजस्थान का प्रथम जल जोहर किया था। अब अपने बात करेंगे छोटी सी, जिसमें अब लास्ट बात है जिसमें बताएंगे अपने कि हमीरदेव चौहान का चौहान का पता किसने चलता है, साक्ष्य क्या है, उस साक्ष्यों के बारे में जानकारी करेंगे। जिसमें पहला है नयन चंद्र सूरी। इनका जो ग्रंथ है उसको है बोला जाता है हमीर महाकाव्य। इसी प्रकार जयचंद सूरी है, इसका है हमीर मद मर्दन। लेकिन जो ये हमीर है, यहाँ वाला हमीर वो नहीं है जो अपने अभी पढ़ा है, ये 1326 की बात है। वो है हमीर सिसोदिया। ये दो ग्रंथ आते हैं। तीसरा ग्रंथ आता है चंद्रशेखर ने जिसकी रचना की है, उसका नाम है हमीर हट। उसके बाद चौथा आता है सारंगधर आता है, जिसमें हमीर रासो की बात की गई है। किसकी बात की गई है? हमीर रासो की। और इसमें एक और होता है, इसका नाम यहाँ एक और है जोधराज। ठीक है, ये थे रणथंभौर के चौहान। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। हमीरदेव चौहान के बारे में जो साक्ष्य मिले वो किस ग्रंथों से मिले? तो एक नयन चंद्र सूरी का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य से इसके जो साक्ष्य मिले। जयचंद सूरी हमीर मद मर्दन, ये हमीर देव चौहान नहीं है, ये हमीर देव सिसोदिया 1326 सिसोदिया वंश में बताएंगे आपको। तीसरी बात है चंद्रशेखर है, जिसका नाम इन्होंने हमीर हट की रचना की है। सारंगधर जोधराज, दोनों का जो था वो है हमीर रासो नाम का ग्रंथ। दोबारा रिपीट करता हूँ, रणथंभौर के चौहानों की बात आज अपनों ने की। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो उनका एक पुत्र था गोविंदराज चौहान। 1194 के अंदर इन्होंने यहाँ आके रणथंभौर के अंदर 1194 में चौहानों की स्थापना की। फिर बात आती है हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान प्रतापी शासक था रणथंभौर का। जब ये वहां बना तो जलालुद्दीन खिलजी ने इन पर 2 अटैक किए, और दोनों अटैकों में उसकी हार हुई। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को जाहिन दुर्ग बोला जाता है, क्योंकि जाहिन दुर्ग रणथंभौर से जस्ट पहले पड़ता है, जिस पर उसने पहले अधिकार किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। तब इस युद्ध को जाहिन दुर्ग बोला जाता है, और जाहिन दुर्ग को अपने अधिकार में ले लेता जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने इन 2 युद्धों में हार प्राप्त की, और इन हार के कारण वो बोलता है, ये कथन करता है, ये कथन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। वो बोलता है कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के समान भी नहीं समझता, इसलिए
ये बात बोलता है। और फिर आगे आता है, चल के बात आती है अपने मंगोल का हुआ महमूद शाह। उस मंगोल के महमूद शाह ने मराठा बेगम चिमना बेगम से प्यार कर लिया और उसके बाद उनके बीच रिलेशन हो गया। तो फिर उस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी उनके पीछे वापिस आता है। तब वो अमीर देव चौहान उनको शरणागत दे देता है, किसको, महमूद शाह को। इसी कारण इन दोनों के बीच युद्ध होता है 1299 के अंदर। इसमें अमीर देव चौहान की जीत होती है और अलाउद्दीन खिलजी की हार होती है। उसके बाद वापस से बात आती है 1301 की, जिसमें वही बात होती है। अलाउद्दीन खिलजी उनके दो सेनापति रणमल और रत्तीपाल दोनों को अपनी साइड कर लेता है और फिर अमीर देव चौहान खुद मर जाता है। उसके पीछे उसकी पत्नी रंगदेवी मर जाती है, जिसे राजस्थान का प्रथम शाका बोला जाता है। राजस्थान का प्रथम जल जो और अमीर देव चौहान की बहन ने किया था। फिर 4 ग्रंथ आए जिनसे अमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। पहला था हमीर महाकाव्य, जिसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। फिर हमीर मदमर्दन, जो हमीर देव सिसोदिया के बारे में उल्लेख करता है, उसकी रचना की थी जयसन सूरी ने। उसके बाद बात करते हैं तीसरा चंद्रशेखर की बात करें तो हमीर हट बोला जाता है। उसके बाद बात आती है उसके बाद आता है चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर हमीर हट की रचना करते हैं। और लास्ट में बात आती है अपने सारंगधर और जोधराज, दोनों ने हमीर रासों की रचना की थी। तो ये बात थी रणथंभौर के चौहानों की। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैंने मेरी पूरी शिद्दत से, मेहनत से ये चीज करवाई है। अगर इसी में कोई गलत आपको लगती है, कोई यार कमी लगती है, तो हमें कमेंट करके बताना जरूर। और साथ के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्नेह हमेशा हमारे पर बना रहा है और मैं ये मानता हूँ कि आप हमें जरूर लाइक करोगे। धन्यवाद।